स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग मिले हैं ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर पार्ट 1 का। अभी तक इस चैनल पे विद एक्सपेरिमेंट्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर भी डाल दिया गया है। तो ये हमारा 6 चैप्टर है, जहां पे हम लोग वन शॉट के थ्रू आपको यूट्यूब पे पूरी 12th की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो आज भी हम लोग कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ बात करने वाले हैं इस चैप्टर की। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर का महत्व भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो महान इंसान आप देख रहे हैं, इनका नाम है माइकल फराडे जी। जो इनको जानता है वो जानता है कि ये कितने महान इंसान है, क्योंकि अगर माइकल फराडे जी ना होते तो आज हम लोग शायद बिजली का इस्तेमाल ना कर पा रहे होते जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और बड़ी गहरी बात बताने वाली ये है कि ये इंसान आज तक कभी स्कूल नहीं गया और इसने बिजली कैसे बनाते हैं यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी, या अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। और ये एक बुक बाइंडिंग शॉप पे काम करते थे, किताबों को बाइंड करने वाली शॉप पे काम करते थे। एक प्रकार से कुछ टीन एज में, मुझे एज तो याद नहीं है कब ये वहां थे, बट वहां पे जो भी किताबें बाइंड करने के लिए आती थी, अपने खाली समय में उनको ये पढ़ते थे और इतनी नॉलेज गेन कर ले कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज में से एक दे दिया, वो है फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी जो मैं माइक यूज कर रहा हूं उसमें बिजली कहां से आ रही है, तो मैंने इसके अंदर कुछ सेल डाले। अब सेल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, है ना। तो पहले के जमाने में जो बिजली थी वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती थी। लेकिन माइकल फराडे जी ने एक तरीके से समझाया कि हम मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमारे पास आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फराडेज लॉ क्या है, ये आपको लेवल दर लेवल सीखना होगा। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक बातें अगर हो जाएं, तो फराडे जी ने 1831 में यह डिस्कवर किया कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड, अभी आप मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वर्ड नहीं यूज करोगे, क्योंकि अभी हमें 3-4 स्लाइड आगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करनी ही है, लेकिन अभी के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दोगे, तो इन्होंने कहा कि अगर आप एक क्लोज्ड कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, तो उसके अंदर एक ईएमएफ बनने लग जाता है, जनरेट होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर एक करंट फॉर्म करने लग जाता है। आओ जरा समझते हैं यहां पे क्या लिखा है, फिर वापस यहां पे आएंगे। पहले कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं आपके पास यहां पे एक सोलेनॉइड है या एक कॉइल है, अगर आप इसे कॉइल भी कहना चाहो तो भी चलेगा। अब यहां पे मान लेते हैं मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है ना। अब कोई चांस नहीं है कि इसके अंदर करंट आए, क्योंकि केमिकल एनर्जी यानी कोई सेल या बैटरी तो मैंने लगाया नहीं, तो गैल्वेनोमीटर की निडल कोई चांस नहीं है कि डिफ्लेक्ट हो, बिकॉज करंट कैसे बनेगा यहाँ। लेकिन अगर इसके आसपास एक बार मैग्नेट को या कोई भी और मैग्नेट को इसके आसपास रखा जाए और इसके अंदर बाहर किया जाए, लेट अस सपोज यहां पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है। अब अगर इस बार मैग्नेट को मैं इसके अंदर बाहर करूंगा तो क्या होगा, क्या ये मैग्नेट अपने आसपास, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो क्या ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी? बिल्कुल बना रही होगी। और जब ये मैग्नेट अंदर बाहर जाएगी, तो ये जो क्लोज्ड कंडक्टर है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, अभी आप फ्लक्स मत बोलो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ऑल्दो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो अगर आप इस बार मैग्नेट को अंदर बाहर करोगे तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस क्लोज्ड कंडक्टर के आसपास बदलेगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ हम सब 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और ईएमएफ के बनने की वजह से यहां पे बनेगा इंड्यूस्ड करंट। और इस पूरे प्रोसेस को फराडेज लॉ कहा जाता है। वैसे बात है, इसको मैथमेटिकली भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहां पे अगर एक मैग्नेट को अंदर बाहर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब अगर मैं इस मैग्नेट को बस यहीं पे रखे रखूं, इसको अंदर बाहर ना करूं, सिर्फ इसको यहां पे रखे रखूं, तो उस केस के अंदर
मैग्नेटिक फील्ड तो ये बना रहा होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर उसके बाद इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। तो मैग्नेट को यहां पे रखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का पहला तरीका यह है कि आप इस मैग्नेट को अंदर बाहर मूव कर रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है कि आप मैग्नेट को अंदर बाहर ना करो, कॉमन सेंस की बात, हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। तो आप ऐसा करो कि मैग्नेट अगर आपको लगता है आपकी फिक्स्ड है, तो मैग्नेट को फिक्स्ड रखो, लेकिन इस पूरे के पूरे फिर सर्किट को अंदर बाहर करो, कुछ भी करके इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। तो यहां पे ये रुका हुआ है, लेकिन ये अंदर बाहर हो रहा है। वहीं पे आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप दोनों को मूव करो, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब भैया दोनों हिला रहे हो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास नॉर्थ है, यहां पे आपके पास साउथ है, आप इसको भी अंदर बाहर हिला रहे हो, अंदर बाहर हिला रहे हो, और इसको भी अंदर बाहर हिला रहे हो, यानी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अभी हम पढ़ेंगे और ज्यादा इंड्यूस्ड करंट बनेगा। बट अभी इस बोर्ड पे क्या समझा रहे हैं कि अगर आप एक क्लोज कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट फॉर्म करता है। क्या लिखा हुआ है देखो, फैराडे जी ने 1831 में फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी के लिए ऑफ फोर्स इन अ सर्किट चेंज होना बड़ा जरूरी है, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट विच इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर ईएमएफ बनेगा तो करंट भी बनेगा। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट लास्ट ओनली फॉर द टाइम जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और सर्किट क्लोज्ड है। यानी अगर आपको फ्लक्स जनरेट करते रहना, अगर आपको ईएमएफ जनरेट करते रहना है, करंट जनरेट करते रहना है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहना होगा। एक बार आपने हिलाया और बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाएगी, हिलाते रहना है बेटा, तभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी और फ्लक्स जनरेट होगा। एंड सेकेंडली, सर्किट भी क्लोज्ड होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आओ, दो सेटअप्स हैं मेरे पास, इनसे एक बार समझते हैं कि क्या जेन्युइनली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से फ्लक्स इंड्यूस होता है। आओ एक बार देखते हैं। यहां हमारे पास कॉपर वायर का एक पूरा का पूरा कॉइल है, यहां हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को मैंने इस इंजेक्शन के अंदर डाल दिया, सिरिंज के अंदर, और सिरिंज को यहां पे इस पिस्टन से बंद कर दिया। ठीक है ना, बंद नहीं भी करो, हाथ से भी कर लो, चाहे बंद भी कर लो, है ना। अब हम यहां पे अगर आप देखो तो इस कॉइल के साथ एक छोटी सी एलईडी भी लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइट बंद करके जोर जोर से हिलाएंगे। हिलने पे यहाँ पे फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही हिलेगा तो चेंज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। जल नीचे आओ, चेक कर लेते हैं। अभी अगर मैं इसको जोर जोर से हिलाता हूं तो यहां पे तो आप देख सकते हैं कि एलईडी जो है वो जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। अब अगर मैं इसका धीरे धीरे हिलाता हूं तो उतना फ्लक्स, उतनी मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं इंड्यूस कर पा रहा कि यहां पे ये एलईडी जले। और क्या पता जल भी रही हो, बहुत धीरे पर हमें दिख ना रहा हो, लेकिन अगर मैं तेज हिलाता हूं तो यहां पे इतना करंट इंड्यूस हो रहा है कि ये एलईडी जल जाए। अब यहां पे हमारे पास एक, पहले ये चलो, हाँ ठीक है, ऑन ही है, हाँ दोबारा कर लो। यहां हमारे पास एक और सेटअप है जिसमें ये न्यूडेनियम मैग्नेट्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 न्यूडेनियम मैग्नेट्स हैं। यहां पे आप देख सकते हो कॉपर वायर का एक पूरा का पूरा कॉइल है, और ये जो कॉइल है ये यहाँ पे 2 एलईडी के साथ कनेक्टेड है। अभी मैं फिर से लाइट बंद करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो घुमाने से जो चुंबक है ये इस कॉइल के आसपास से गुजरेंगी। ये कनेक्शन नहीं है आपस में कोई, लेकिन इसके आसपास से गुजरेंगी, और अगर गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगी, और चेंज करेंगी तो यहां पे करंट इंड्यूस होगा। ध्यान से देखना, तेज घुमाऊंगा तो ज्यादा होगा, धीरे घुमाऊंगा तो कम। ये क्यों, ये अभी हम आगे लेक्चर में समझने वाले। एक बार मैं इस कमरे की लाइट बंद करके आपको दिखाता हूं। तो अभी मैं इसको थोड़ा धीरे घुमाता हूं, तो अगर मैं इसको धीरे घुमाऊंगा तो यहां पे आप देख सकते हो कि लाइट जो है वो धीरे धीरे जल रही है, बीच में बंद भी हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे जल रही है। ये देखो, अभी मैं धीरे घुमा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको तेज घुमाऊंगा तो इसकी लाइट ज्यादा तेज चलेगी, क्योंकि अब जो फील्ड है वो जल्दी चेंज हो रही है और फ्लक्स भी ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब ज्यादा तो नहीं हो रहा, सॉरी, लेकिन जल्दी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको तेजी से घुमाता हूं तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, और अगर मैं इसको धीरे धीरे कर दूं तो इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है। आई होप आप समझ गए कि जब भी हम लोग एक क्लोज्ड कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक
फील्ड को चेंज करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बनता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना बनेगा, इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत इजी टॉपिक है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जैसा मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था अगर आपको याद हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, तो यहां पे भी वही है, तो इसलिए डेफिनेशन तो वही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, नॉट पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट फाई बी से करेंगे। मैंने आपको वहां भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें फाई ई से रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके दो फ्लक्स होने वाले हैं, तो हम इसको फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब छोटा सा जो फ्लक्स होगा वो अगेन क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट छोटा सा जो एरिया है, छोटा सा फ्लक्स। और यहीं पे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डी एस cos theta, where again theta is the angle between the area vector and magnetic field। सब कुछ सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं डी फाई का इंटीग्रेशन कर दूंगा, और यहां पे मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। और अगर सरफेस क्लोज्ड है तो क्लोज्ड के लिए आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ओपन है तो ओपन के लिए आ जाएगा। वैसे तो हम फैराडेज लॉ एक क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लगाने वाले हैं। तो यहां पे हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, यहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस आ जाएगा, है ना भाई। और अगर यहां पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी, और ds से मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हमारे पास b वेक्टर डॉट s वेक्टर भी आ जाएगा। अब इस हिसाब से अगर मैं इसकी SI यूनिट्स की बात करूं तो SI यूनिट क्या बनती है, तो इसकी SI यूनिट बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, टेस्ला मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी एक और यूनिट भी है और वो है वेबर। इसकी एक और यूनिट भी है और वो क्या है भैया, वेबर, जिसको हम लोग कैपिटल W एंड B से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज कैपिटल W से हम लोगों ने वॉट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कैपिटल W एंड B से हम इसको शो करेंगे छोटे, तो वेबर हो जाएगा। तो 1 वेबर का, यानी अगर मुझे कोई बोले कि 1 वेबर का फ्लक्स कब बनेगा, तो आंसर है व्हेन magnetic field of 1 Tesla is passing through area of 1 meter square perpendicular to plane of surface, है ना भाई। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर हुई तो एरिया वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, एंगल हो जाएगा 0। तो यहां पे cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, 1 वेबर। तो 1 वेबर का फ्लक्स बनेगा जब एक टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर एरिया से परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास हो रही होगी। ठीक है, और ऑब्वियस बात है ये भी आप समझ गए होंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात वैसे भी ये डॉट प्रोडक्ट से आ रही है, तो डॉट प्रोडक्ट से आने वाली क्वांटिटीज हमेशा स्केलर ही होती हैं। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स सीख चुके हैं क्या होता है, तो यहां पे हम लोग सीख सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। पीछे हमने फैराडेज लॉ नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फैराडे जी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया या फैराडे जी ने क्या बोला। उन्होंने कहा जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड या अब हम कह लें फ्लक्स को एक क्लोज सरफेस के आसपास चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और उससे इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अब हम लोग फैराडेज लॉ के फॉर्मूले को समझेंगे, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो मुझे कितना ईएमएफ मिलेगा, और उससे ऑब्वियस बात है ओम्स लॉ से मैं करंट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है, चलो लॉ पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ
क्या ये कहना सही है कि अगर मैं इसको धीरे घुमा रहा था तो जो एलईडीज हैं वो धीरे जल रही थी, और अगर मैं इसको तेज घुमा रहा था तो एलईडीज ज्यादा ब्राइटनेस से जल रही थी? यानी जब मैं इसको तेज घुमा रहा था तो फ्लक्स जो है वो ज्यादा चेंज हो रहा था, जिसकी वजह, और जल्दी भी चेंज हो रहा था, ज्यादा चेंज जल्दी चेंज हो रहा था बेसिकली। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मान लेते हैं इस पे जो चुंबक लगी हुई है वो एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है। अब जब आप उसे घुमा रहे हो तो वो मैग्नेट 5 टेस्ला की उसके ऊपर से जा रही है, फिर आ रही है, जा रही है, फिर आ रही है। तो ऐसा कह देते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 टेस्ला हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0। तो आप घुमा रहे हो तो 0 से 5, 5 से 0, 0 से 5, 5 से 0, ऐसे वेरी कर रही है मान लेते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन अगर आप तेज घुमा रहे हो तो फ्लक्स जल्दी चेंज हो रहा है, और जल्दी चेंज होने से ज्यादा ईएमएफ बन रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा करंट बन रहा है। और यही बेसिकली हमारा फराडे जी का लॉ भी है। तो फराडेज लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका जो मोड होता है, मोड बोले तो अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से मतलब नहीं है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स चेंज करना होगा, लेकिन कम से कम समय में। यहां पे रेट भी आ रहा है, तो अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस का मोड निकालता हूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी फाई में फाई बी बाय डी टी के। यानी ये चेंज इन फ्लक्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन टाइम के इनवर्सली है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और आप सब जान रहे हैं कि अगर हम यहां पे इक्वल लगाएंगे तो यहां पे जो कांस्टेंट है के आएगा, और उस के की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 ही आई। तो हमारे पास एक लूप के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आया वो आया हमारे पास डी फाई बाय डी टी। यहां पे के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आई। अब अगर हमारी कॉइल में, जो अभी आपने देखा उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए थे, तो अगर हमारी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं तो ये तो एक टर्न के लिए हमने बात की, तो ऑब्वियस सी बात है n नंबर ऑफ टर्न से यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आती है? यानी कि फराडे जी का लॉ कहता है कि जितना ज्यादा और जल्दी आप फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ओम्स लॉ के हिसाब से ईएमएफ और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी ज्यादा होगा। इतना समझ में आता? अब इसके ऊपर एक आध सवाल यहां पे बना लेते हैं हम लोग। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो सवाल हम लोग यहां बना रहे हैं आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सारे के सारे सवाल, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि वन शॉट्स के अंदर हम लोग सवाल ज्यादा नहीं बनाते हैं, हम टॉपिक लेते हैं, फिर हम लेक्चर डालते हैं, लाइव आते हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं, जिसमें मैंने पहले 3-4 चैप्टर के लगभग करा दिए हैं, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको फिर भी 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं टॉपिक्स को समझने के लिए, है ना। और ये सारे के सारे सवाल मैं करवा रहा हूं आपको शिवदास बुक से। ऑब्वियसली बात है बेटा, जब हम यहाँ पे लाइव आते हैं तो बच्चा हमेशा से एक सवाल पूछता है कि कौन सी किताब से सवाल बनाए। ये सवाल जो है इनमें, अच्छा कई बच्चे ना ये सोच रहे होते हैं कि कौन सी किताब ले जहां पे उनको PYQs भी मिल जाएं, जहां पे उनको MCQs अच्छे मिल जाएं, और उनको सबसे जरूरी एवरेज बच्चे को आंसर सही मिलने चाहिए। बिकॉज अगर आंसर सही नहीं मिले तो क्वेश्चन जो है वो कैसे, वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। अगर एक बच्चा ट्यूशन जा रहा होता है, वो भी बोले ट्यूशन जहाँ पे कम बच्चे हैं, तो वो अपने टीचर से चेक करा लेता है, बिकॉज स्कूल के टीचर उतना नहीं चेक करते, आपको ही पता है। बट अगर के बच्चा बड़े बैच में जाके पढ़ रहा है तो वहां पे भी चेक नहीं करवा पाता, तो उसको एक ऐसी किताब चाहिए जहां पे पहली बात तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो, और हर एक क्वेश्चन के आंसर्स इस तरीके से हो कि मैं बोर्ड में नंबर मिले, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं और बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड आंसर भी नहीं, साइंटिफिक वर्ड्स कौन से यूज करने। तो ये आपको मैं कह सकता हूँ बेस्ट किताब है। सबसे अच्छी बात ये, मैंने आपको जापानीज टेक्निक्स में भी बताया था एक वीडियो में कि हमें हमेशा चैप्टर्स को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर के कुछ हिस्से बना दिए गए हैं, जैसे कि लेट अस सपोज इसी चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें एसी जनरेटर के अलग से सवाल हैं, इसी चैप्टर में म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के अलग से सवाल हैं। तो मान लेते हैं कि आपने सिर्फ फैराडेज लॉ पढ़ा है और आप चाहते हो कि यार मैं उसको पक्का करूं, उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करूं, तो इस किताब में आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आओ पहले
हम लोग इस सवाल को जरा बना लेते हैं। क्या सवाल कह रहा है देखो भैया इसी किताब से, अ कॉइल ऑफ एरिया, आपको एक कॉइल दे रखी है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको 0.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू इट्स प्लेन विच मींस थीटा इज 0 डिग्री। और जो फील्ड आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.5 टी स्क्वायर प्लस में 2t। आपको बताना है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल जब टाइम 1 सेकेंड है। तो पहली बात तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है हम उसका मोड निकाल रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियस बात है नहीं बोला हुआ, जब नहीं बोलते तो हम एक ही टर्न मानते हैं, है ना। पहली बात तो वैसे भी कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है तो एक ही लूप के लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज एज सच कुछ मेंशन नहीं है। तो हमारे पास आ गया डी फाई बाय डी टी। अब डी फाई में फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए बाय डी टी। वैसे तो बी ए कॉस थीटा होता है लेकिन थीटा 0 है तो कॉस 0 1 हो चुका है। अब इस हिसाब से बी जो है सॉरी ए जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर मेरे पास डी बी बाय डी टी बच जाएगा। अब एरिया जो है मेरे पास 0.5 है। अब डी बी बाय डी टी में बी का हम लोग क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो ये 1t हो जाएगा और यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें ईएमएफ कब निकालना है, जब टाइम की वैल्यू कितनी है 1 है। तो टाइम की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 1 + 2 हमारे पास कुल मिला के 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर 1.5 वोल्ट विच इज सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये मोड में आया है, अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है। बात समझ में आती है। तो ये है बेसिकली फैराडेज लॉ। इसके ऊपर ये पीवाईक्यू ही है, काफी क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि फिजिक्स में आपको एक ही चीज करनी है, वो है पीवाईक्यू। तो फैराडेज लॉ, अगर इसी क्वेश्चन में करंट बोला होता, लेट अस सपोज करंट बोला होता, तो आपको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ बाय आर। तो इसी क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस वगैरह भी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं किताब में जहां पे रेजिस्टेंस आपको लेट से दे दिया 5 वोल्ट, ओह सॉरी ओहो क्या हो गया, रेजिस्टेंस आपको दे दिया 5 ओम और आपका जो आंसर आया 1.5 वोल्ट आया है। अब इससे हम आई कैसे निकालेंगे भाई, तो ओम्स लॉ है, ई कितना आया हमारे पास 1.5, आर कितना हमारे पास 5 है, तो आंसर 0.3 एम्पियर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपको आ सकते हैं। डन है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा लॉ, लेंज लॉ। अभी तक आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि यहां पे हमने मोड क्यों लिया। अगर आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होते या पेड बैच में होते तो अभी तक ये कमेंट सेक्शन पे आ भी गया होता आंसर, क्वेश्चन सॉरी, कि ये आपने यहां पे मोड क्यों लिया है। क्योंकि फैराडेज लॉ से हम लोगों को कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है इसका मैग्नीट्यूड तो मिल जाता है, लेकिन हमें उससे ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसकी पोलैरिटी, उसकी डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में करंट बनाएगा, ये नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। जो करंट बना है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा सर्किट के अंदर, उस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान समझना होगा। यह कहता है कि जब भी हम एक क्लोज कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं ताकि हम इंड्यूस्ड करंट बना सकें या फिर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बना सकें, तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है कि जो कारण था, जो कॉज था, ये उसको अपोज करता है। इसका क्या मतलब हुआ, सुनो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास यहां पे एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर हमने यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अभी बात की थी इसके बारे में, यहां पे नॉर्थ है और यहां पे साउथ है। अगर मैं नॉर्थ को इसके अंदर लेके गया तो सबसे पहला सवाल तो यह, क्या ये इंड्यूस्ड करंट बनाएगा? हां, सर्किट क्लोज है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है तो बनाएगा। लेकिन लेंस ये कहते हैं कि ये जो करंट बनाएगा ये इस तरीके से बनाएगा कि जो कॉज है, जो कारण है करंट इंड्यूस होने का, ये उसको अपोज करे। यानी कि अगर आप इसकी तरफ नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हो तो ये अपने अंदर कुछ इस डायरेक्शन में करंट बनाएगा कि ये यहां पे भी नॉर्थ पोल को इंड्यूस करेगा और ऑब्वियस बात है यहां पे साउथ पोल को इंड्यूस करेगा। और अगर आप साउथ को पॉजिटिव मान रहे हो, नॉर्थ को नेगेटिव मान रहे हो, तो इसका मतलब है करंट यहां इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि
ये कब होगा? जब आप नॉर्थ को पास ला रहे हो। अगर इसी में ही आप नॉर्थ को दूर लेके जा रहे होते, नॉर्थ को दूर लेके जा रहे होते, तो ये अभी भी फ्लक्स चेंज होता, अभी भी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट बनाता, लेकिन ये उसको अपोज करेगा। अब नॉर्थ दूर जाना जो है कारण है, हमें कारण को अपोज करना है, तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकना है। उसके लिए हमें यहां पे क्या बनाना होगा? साउथ, और यहां पे नॉर्थ, यानी करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आप सोचो, अगर आप यहां पे साउथ जो है वो लेके आ रहे होते अंदर, तो अगेन फ्लक्स इंड्यूस होता, फ्लक्स चेंज होता, ईएमएफ इंड्यूस होता, करंट इंड्यूस होता। कारण क्या होता? साउथ का पास आना। तो ये अपने अंदर इस डायरेक्शन में करंट बनाता कि ये उसको अपोज करता। लेंस जी ने कहा अपोज करना, मैं बताऊंगा क्यों कहा इन्होंने, बट अपोज करना। तो साउथ को अपोज कैसे करोगे? जब आप यहां पे साउथ बनाओगे, ऑब्वियस बात है यहां पे नॉर्थ बनाओगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जो कारण है उसे अपोज क्यों करना है? इमेजिन करो कि आप अपोज नहीं कर रहे हो। मान लो अभी यहां पे साउथ आ रहा था और साउथ नहीं बने बल्कि नॉर्थ बने, देखो कुछ तो बनेगा ही ना, ऑब्वियस बात है, करंट तो इंड्यूस हो रहा है, वो तो हमने देखा। अब या तो यहां पे नॉर्थ बनेगा या तो यहां पे साउथ बनेगा। मान लेते हैं अपोज नहीं करना, ठीक है, तो साउथ है तो यहां पे नॉर्थ बनना है, जो कि इसको बल्कि खींचे। तो भैया एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कैसे? आप साउथ को पास लेके आ रहे हो और आपके साउथ पास लाने से यहां पे क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। आप साउथ पास लाए और आपके साउथ के पास आने से यहां पे नॉर्थ बन गया। तो ये नॉर्थ साउथ को तो अपने तरफ खींचेगा। तो बड़ी कमाल की बात है कि मैग्नेट अपने आप अंदर भी जाएगी, मैग्नेट अपने आप अंदर भी जाएगी और अपने आप इंड्यूस ईएमएफ भी बनाएगी। बिकॉज अगर मैग्नेट अंदर जाएगी तो इंड्यूस करंट बनेगा। यानी आप सोचो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो धज्जियां उड़ गई ना। कैसे? मैकेनिकल एनर्जी भी बन रही है बिकॉज मैग्नेट अपने आप अंदर जा रही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बन रही है बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ करंट बन रहा है। बट अगर हम उल्टा सोचें कि यहां पे अगर साउथ है और यहां पे भी साउथ बन जाए तो क्या होगा? तो मुझे साउथ पोल को साउथ के पास ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा साउथ को साउथ के पास जाने के लिए। यानी अब मैकेनिकल एनर्जी खुद से पैदा नहीं होगी, हमें देनी पड़ेगी मस्कुलर से मैकेनिकल या किसी भी फॉर्म में, अभी तो मस्कुलर था, और उसकी वजह से यहां पे इंड्यूस करंट बनेगा। तो लेंज लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तभी इसने कहा। तो इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इसीलिए इन्होंने कहा इट इज द लॉ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड ईएमएफ। इट स्टेट्स दैट, यहां से शुरू होता है, द इंडिविजुअल करंट, नॉट इंडिविजुअल करंट, इंड्यूस करंट, नॉट इंडिविजुअल करंट, ऑटो करेक्शन हुआ है शायद यहां पे, नॉट इंडिविजुअल करंट बट इंड्यूस्ड करंट, the induced current due to the individual EMF, अगेन यहां पे भी नहीं है ये, माय बैड, हाँ इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए इंड्यूस्ड। अच्छा हुआ पढ़ लिया हमने भाई। तो द इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज द चेंज कॉजिंग इट। यानी कोई भी कारण जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हमें उसको हमेशा अपोज करना है, हमेशा उसको अगेंस्ट जाना है। अब इसके पहली बात तो ये क्या फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं? ये वाले सवाल हैं, ये वाले सवाल हैं। अब इन सवालों को कैसे करेंगे? चलो ऐसा करते हैं, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल यहां पे करा देता हूं, ठीक है? आओ चलो आओ, मान लेते हैं, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, है ना? तो पहले एक्सपेरिमेंट देखें क्या, फिर सवाल बनाएंगे। चलो पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं छोटा सा। ये मेरे पास एक कांच की बॉल है, बॉल बेरिंग है, और ये मेरे पास एल्यूमिनियम है। इस एल्यूमिनियम की रॉड में यहां पे एक छेद कर रखा है ताकि आप इसके आर पार देख सको। अब अगर मैं यहां से एक लोहे की बॉल को ड्रॉप करूंगा तो ऑब्वियस ये बात है ये नॉर्मल फ्री फॉल टाइप करके गिर जाएगी, ये नॉर्मल यहां से फ्री फॉल टाइप करके गिर जाएगी। लेकिन यहां मेरे पास मैग्नेट्स हैं।
अब मैग्नेट को अगर मैं, अब पहली बात तो एल्यूमिनियम मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, आप सबको पता है, ये कोई अट्रैक्शन शो नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर से ड्रॉप करूं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो लेंज लॉ के हिसाब से जब ये गिरेगा तो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा तो उसको अपोज करने के लिए इस एल्यूमिनियम रॉड में छोटे छोटे करंट बन रहे होंगे, जिनको वैसे तो हम एडी करंट कहते हैं, बट अभी आप करंट कह सकते हो। और वो करंट इस मैग्नेट को गिरने से रोकेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी लेकिन रोकेंगे, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे और ये रिलेटिवली धीरे गिरेगा। और ध्यान से देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेट इस पर अटक रही है, ये इससे छोटी है, आप साइज में देख सकते हैं, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है। लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर से गिर रहा हूं तो ये एज कंपेयर टू बॉल बेरिंग बहुत धीरे गिर रहा है, क्योंकि इसके गिरने से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो इसके गिरने को, इसके कॉज को अपोज कर रही है। अब लेंज लॉ को अगर मुझे एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आते हैं ये कह लीजिए, तो मान लेते हैं मेरे पास इस एरिया में क्रॉस का मतलब आप सबको पता होगा, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है स्पेस में, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं। अब लेट अस सपोज यहां पे मेरे पास एक सर्कुलर लूप है जो कि क्लोज्ड है, ऑब्वियस सी बात है, और इसके अंदर ये लूप एंटर कर रहा है। तो पहली बात तो जब ये सर्कुलर लूप इसके अंदर एंटर करेगा तो पहला सवाल ये है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी? तो आंसर है हाँ, अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी इतने एरिया में है जहां तक मैंने क्रॉस बनाया है, तो अभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के उस रीजन के बाहर है। तो जैसे ये लूप अंदर आएगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास होना शुरू हो जाएगी, वो भी अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ने लग जाएगी जब ये एंटर करेगा। अब लेंज लॉ कहता है कि हमें इसको अपोज करना है। तो जैसे ये अंदर आएगा, इस पे अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ने लग जाएगी। अब इसे उसको अपोज करना होगा। अपोज करने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी होगी बाहर की तरफ, समझ रहे हो? ये अंदर जा रहा है तो अंदर यानी क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जिसकी वजह से ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा होगा। और लेंस जी ने कहा हमें उसको अपोज करना है। तो जब ये इसके अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो उसको अपोज करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। फिर जैसे ये लूप इस सर्किट, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ जाएगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा यहां से यहां तक, क्योंकि अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ये लूप अब बाहर जाना शुरू होगा तो अब फिर से फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा? अब अगेन हमें अपोज करना है। तो अब ये बाहर आ रहा है तो क्रॉस डायरेक्शन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होने लग जाएगी। अब क्रॉस डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगी तो उसको अपोज करने के लिए ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो राइट हैंड रूल के हिसाब से अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके ऑपोजिट ही करना था। शेप ऑफ द लूप से यहां पे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक और तरीके से सवाल आता है, मान लेते हैं इसी में ही डॉट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आंसर उल्टा हो जाएगा। लेकिन एक और तरीके से सवाल कैसे आता है कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस डायरेक्शन में, और यहां पे अभी लूप मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है ना? अगर इस लूप को मैं एक खींच के, अभी क्योंकि ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर इसको मैं खींच के एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दूं, यानी ये बाहर की तरफ जाए और हर तरफ से खींच के ये एक परफेक्ट सर्कल बना दे। अभी तो ये क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म लूप है, क्लोज्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये फैल जाए और ये परफेक्ट सर्कल बना दे, तो उस केस में पहले तो आपको ये समझना होगा क्या फ्लक्स चेंज होगा? तो आंसर है हाँ, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला B/2 में A है, इस बार एरिया आप चेंज कर रहे हो तो फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा यानी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बनेगा। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है, तो जैसे एरिया बढ़ेगा, क्रॉस यानी अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी।
अब उसको हमें अपोज करना है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि बढ़ रही है, अगर उसको अपोज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में बनानी होगी। और अगेन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर बाहर के डायरेक्शन में बनानी होगी तो करंट इसमें ऐसे आ जाएगा। और इसी में अगर मैं लूप को छोटा कर रहा होता तो उल्टा हो जाता। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग सवाल आते हैं। देखो जैसे कि ये सवाल 2012 में आ रखा है, अगेन शिवदास से। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक लूप है, इसका आंसर कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूं। बट ये लूप है जिसका नाम है ABCD ऐसे करके, और ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? क्रॉस डायरेक्शन में। आप चाहे वीडियो को पॉज करके सवाल को पूरा पढ़ लो। अब आपको बोलना है कि भैया ये किस डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा। तो लेंज लॉ के हिसाब से भैया पहले बात तो क्या फराडे के हिसाब से यहां पे बिजली बन रही है? हाँ, क्योंकि अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है यानी चेंज हो रहा है, उसको अपोज करना है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, उसको अपोज करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाएगा, बाहर बनाएगा तो ऐसे ऐसे, मतलब कि अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं? अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, दिख रहा है ना, यानी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो भैया इसका आंसर ऐसे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। आपसे रीजन पूछा है, देखो पूरे सवाल में कहीं पे भी रीजन नहीं पूछा है, तो आपको रीजन तो नहीं देना है। अगर पूछा तो आप ऐसे बोलते कि ये अंदर की तरफ आ रहा है, क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, उसको अपोज करना है तो बाहर बनानी है, जिसकी वजह से करंट ऐसे फ्लो होगा। पर डायरेक्शन लिखनी कैसे इसमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ऐसे लिखना है, देखो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ करंट या इंड्यूस करंट जो होगी वो क्या होगी? ए से डी, डी से सी, सी से बी एंड बी से वापस ए। इसको ऐसे डायरेक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा कंफ्यूजन भी होती है, और मार्किंग स्कीम में भी ऐसे ही आंसर लिखा होता है, तो आप ऐसे ही लिख के आएंगे, ठीक है। तो अगर ये यहां से बाहर जा रहा होता तो इसका आंसर उल्टा हो जाता। अब एक सवाल मैं आपके लिए और लेके आया हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आपको टाइम स्टैम्प के हिसाब से कमेंट सेक्शन में देना है, बिना किसी चीटिंग के। 2010 में आया था और हर साल लगभग ये सवाल आते हैं। जल्दी से, अगेन शिवदास से सवाल है, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा भाई। अब यहाँ पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस डायरेक्शन में है। क्रॉस डायरेक्शन का मतलब है अंदर। अब ये जो लूप है वो बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको ABCD नहीं दे रखा, आपको बस ये बोल रखा है रेक्टेंगुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप है। और रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ फील्ड फ्री रीजन, यहाँ की वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी A। Explain in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage of the field region? Magnetic field is normal to the loop। अब यहां पे पहले तो आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा है। अगर पूछा होता तो ये क्रॉस डायरेक्शन से बाहर जा रहा है, यानी क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो ये चाहेगा कि क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़े यानी अंदर बढ़े, तो भैया करंट आ जाएगा यहाँ पे कैसे? क्लॉकवाइज, है ना। करंट आ जाएगा कैसे भैया? यहाँ पे क्लॉकवाइज। ऐसे ही यहां पे भी ये बाहर जा रहा है, तो बाहर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो रही है, ये चाहेगा बढ़े, तो यहां पे भी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन तो सेम है, बट सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है किस में यूनिफॉर्म होगी और किस में नॉन यूनिफॉर्म होगी। थोड़ा सा अलग सवाल है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है फराडे जी के हिसाब से? मोड क्या है? d∅dt। अब इनमें से कौन ऐसा है जिसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म है? तो आंसर है ये रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर। जब एक रेक्टेंगल, जब एक स्क्वायर, मान लो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, चलो मान लो ये व्हाइट वाला जो स्क्रीनशॉट है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मेरा मोबाइल फोन ये लूप है, अब अगर ये लूप के अंदर आ रहा है और मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, ये कंप्लीट रेक्टेंगल है, इसके कर्व्स को इग्नोर करना, ये रेक्टेंगल है, तो अगर एक सेकंड में इसका इतना एरिया आया तो अगले सेकंड में इतना आएगा, अगले सेकंड में इतना आएगा। अगर एक सेकंड में इसका इतना एरिया आया तो अगले में ये आएगा, अगले में ये आएगा, अगले में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। यानी हर बार जो एरिया अंदर एंटर कर रहा है वो सेम है, यानी हर बार जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा। लेकिन आप सब जान रहे हो जब सर्कल अंदर आएगा तो पहले इतना एरिया आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, तो ये कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और डायमीटर पे पहुंच जाएंगे तो मैक्सिमम, फिर कम 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 कम। तो यानी कि एरिया जो है
वो नॉन यूनिफॉर्मली एंटर करता है एक सर्कल में, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो भी वेरी करेगा। समझ गए? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, अगर आपको लिखना हो तो मतलब बोल रहा हूं तो आप रोक रोक के लिख सकते हो। एज इन द केस ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, rate of change of flux will be constant because of the uniform shape, hence EMF induced will be constant, whereas in the case of circle, rate of change of flux will be non-uniform because of the shape of the loop which is circle, and hence EMF induced will be non-uniform. Although आपसे Y पूछा नहीं है, एक नंबर अच्छा एक्सप्लेन है तो ये 2 नंबर का सवाल जो है वो आया होगा पेपर में, और बड़ा प्यारा सवाल है, आसान सवाल भी है। डन है। अब अगर आप लेंज लॉ पे वापस जाएं तो अभी तक क्या था? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे जी के लॉ के हिसाब से ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास n d∅dt था। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमें इसको अपोज करना है, तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला हो जाएगा, पहली बात तो अब मोड हट जाएगा क्योंकि अब हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जो कि ऑपोजिट है किससे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से। तो यहां पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, समझे? यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है उसका जो रेट ऑफ चेंज है हमें उसको अपोज करना है, तो यहां पे माइनस। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा होगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक पे आते हैं, वो है मोशनल ईएमएफ। यानी अब हम लोग यहाँ पे ईएमएफ का एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, आसान हो, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्मूले को 2 तरीके से डिराइव करना है। एक है जहां पे हम फैराडेज लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक है जहां पे हम लोग फैराडेज लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालेंगे, फिर हम मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालेंगे विद फैराडेज लॉ। दोनों में फॉर्मूला हमें सेम मिलेगा, बस तरीका दोनों में अलग अलग होंगे। जैसे कि आओ जरा समझे, पहले फैराडेज लॉ की मदद से समझ लेते हैं। चलो हम यहां पे ईएमएफ का ही फॉर्मूला निकालने वाले हैं, बस जो फॉर्मूला है उसका रूप बदल जाएगा। अभी तक फॉर्मूला हमारे पास -d∅dt है या n∅dt है, ठीक है। तो भैया यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक लूप है और ये एक वायर का लूप है, और इस वायर में यहां पे हमारे पास एक और वायर है जो मूव कर सकती है, यानी ये फ्रेम है पूरा वायर का, और यहां पे एक और वायर है जो आगे पीछे मूव कर सकती है। अब इस एरिया में हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लेट से क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब कि बोर्ड के अंदर है, बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, बस इतना है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। अब आपको एक बात सोचनी है, पहली बात तो क्या यहां पे एक क्लोज लूप बन गया? यस। कौन सा लूप बन गया भैया? ए बी सी एंड डी लूप बन गया। अभी फिलहाल क्या इस एबीसीडी लूप में कोई करंट इंड्यूस हो रहा होगा? नहीं, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस वायर को अंदर या बाहर खींचता हूं तो क्या इसका एरिया चेंज होगा? एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। एरिया फ्लक्स का फॉर्मूला B/2 में A है। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं इस वायर को v वेलोसिटी से खींच के इधर ले जाता हूं और ये वायर इधर आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है अब नया वाला एरिया ये हो गया। एरिया बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदलेगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो पहली बात तो ये तरीका है इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने का। अब इससे फॉर्मूला क्या मिलने वाला है? तो इस लूप की जो लंबाई है मान लेते हैं L है, और ये जो है वो x है, क्योंकि ये बार बार वेरी कर रहा है ना, ये x है जो चेंज हो रहा है। L चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारे पास जो फैराडेज लॉ से फॉर्मूला आया, अभी हम अगेन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो है माइनस, अगेन अगर हम माइनस हटा दें सॉरी, तो d∅dt, ठीक। अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला है d, फाई की जगह में लिख सकता हूं BA cos 0 होगा। cos 0 क्यों होगा भाई?
क्योंकि ये हमारे पास लूप है, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर होगी, cos 0 1 हो जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा मेरे पास। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? यस, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बी बाहर आ जाएगा। अंदर बच जाएगा एरिया। अब इस लूप का एरिया क्या है? एल इंटू में एक्स है। इस लूप का एरिया क्या है? एल इंटू में एक्स है। इस लूप का एरिया क्या है भैया? एल इंटू में एक्स है। अब इसमें से क्या कांस्टेंट है बता दो भाई, क्या कांस्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास बी तो हम पहले बाहर ले चुके हैं, बट क्या एल भी कांस्टेंट है? यस, एल भी कांस्टेंट है। अंदर बच गया डी एक्स बाई डी टी। अब जल्दी जल्दी बता दो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है भैया? डी एक्स बाई डी टी मतलब, डी एक्स मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डी टी मतलब टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? ये वेलोसिटी आ गई इसकी, कितनी वेलोसिटी से ये दौड़ रहा है। तो भैया मुबारक हो, यहां पे जो हमारे पास ईएमएफ का मोड है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है BLV। अभी तक हमारे पास जो ईएमएफ का फॉर्मूला था वो क्या था? हमारे पास अभी तक ईएमएफ का फॉर्मूला था डी फाई बाई डी टी या एन डी फाई बाई डी टी या माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन अब हमारे पास एक बड़ा अच्छा दिखने वाला फॉर्मूला आ गया विच इज BLV। यहां पे बी क्या है? बी है मैग्नेटिक फील्ड, जिस एरिया में आपने इसको रखा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। एल क्या है भैया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। एल है हमारे पास लेंथ ऑफ फ्रेम कह लो, कंडक्टर कह लो, जिसको आप हिला रहे हो, बेसिकली जिस कंडक्टर को आप हिला रहे हो, जिस वायर को आप उसके अंदर हिला रहे हो। और वी क्या है भैया? वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है, कितनी वेलोसिटी से आप उसको उसके अंदर हिला रहे हो, यानी कि मूव कर रहे हो। समझ गए? यानी ये जो BLV फॉर्मूला है ये हमने डिराइव किया है फैराडेज लॉ की मदद से, जो कि ये। लेकिन क्या हम इस फॉर्मूले को बिना फैराडेज लॉ की मदद से भी डिराइव कर सकते हैं कि नहीं? आओ जरा समझे। क्या ऐसा कहना ठीक है कि जो वर्क डन होता है वो हमारे पास पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है? हमारे पास जो वर्क डन होता है ये हमारे पास पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है। कैसे आया? सेकेंड चैप्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन अपॉन चार्ज आया था। अब क्या यहां से मैं वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट पे लिख सकता हूं? मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकता हूं फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी हम समझते हैं। अब अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर मान लो Q चार्ज है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा रहे हैं, उसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा रहा हूं तो उस पर फोर्स क्या लगेगी? ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास होगी QVB। एंड ऑब्वियस ये बात है, साइन क्या होने वाला है? 90। कैसे होने वाला है बता देता हूं, अभी बता देता हूं भैया। ऑल्दो आपको पता ही होगा शायद कि साइन 90 कैसे हुआ। अगर मैं ये डायग्राम की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जो चार्ज है वो ऐसे भाग रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ पे थीटा एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का मान कह लो होता ही है, ठीक है। तो साइन 90 क्या हो गया 1। इस हिसाब से हमारे पास Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। यहां पे आगे मेरे पास वेलोसिटी, यहां पे मेरे पास क्या है? B, यहां मेरे पास क्या है? X, और ये मेरे पास है V। V का अच्छा ये V अलग है, ये V वेलोसिटी का V है, और ये V मेरे पास क्या है भैया? वोल्टेज EMF। तो अगर मेरे पास V का फॉर्मूला यहां पे BXV आ जाता है और X यहां पे है कितना लंबाई है कंडक्टर की, जो कि L है, तो मेरे पास V का फॉर्मूला बेसिकली आ जाता है BLV। और अगर मैं इस चैप्टर में V को EMF बोल रहा हूं तो ऑल्दो आप सबको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V इज EMF, तो यहां से मेरे पास EMF का फॉर्मूला आ जाता है BLV। यानी अगेन फॉर्मूला हमें सेम मिला है, अगेन फॉर्मूला हमें सेम मिला है, बस तरीका दोनों केसेस में अलग अलग है। एनसीईआरटी में PYQs में अगर दोनों में मिला के मान लो 500 क्वेश्चन देखे होंगे आपने EMI के, तो उसमें से आपको 250 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के ऊपर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये अच्छी बात है इस चैप्टर की कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में बहुत सीधा वैल्यू पुटिंग सवाल आता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। डन है जी, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग एक और टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि अगर मुझे EMF को इंड्यूस करना है तो मेरे पास क्या अलग अलग तरीके हैं। पहले 2 तरीके मैं पढ़ चुका हूं, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। सेकंड है कि आप एरिया को चेंज करो, ये देखा जाए तो हमने एरिया ही चेंज किया है यहां पे। लेकिन थर्ड चीज जो कि अब इस चैप्टर की एक नई और इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, वो है ओरिएंटेशन चेंज करो।
आओ समझाते हैं। क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लिया? आंसर है हाँ, बिल्कुल चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया भैया? या तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए कंडक्टर के आसपास मैग्नेट को हिलाया, या फिर मैग्नेट के आसपास कंडक्टर को हिलाया, या फिर दोनों को हिलाया। एरिया को चेंज करने के लिए आपने कंडक्टर के एक कंपोनेंट को फ्लेक्सिबल रखा और उसको चेंज किया। लेकिन अभी तक हमने ये काम नहीं किया है, और ये सबसे बेहतर काम कैसे है आओ जरा समझते हैं। आप जल्दी जल्दी बताओ, ये जो हमने अभी आपको ये दिखाया था, इस वाले केस में एक्चुअली हमने क्या किया है? हमने, अगर आपको अभी याद हो, तो हमने ये जो मैग्नेट्स हैं, ये जो इसके ऊपर मैग्नेट्स लगी हुई, इस मैग्नेट को ही तो इस कंडक्टर के आसपास हिलाया है ना? तो ये तो फर्स्ट तरीका ही है, फर्स्ट तरीका ही है। और अगर आप देखो तो ये वाला जो अभी हमने देखा था कि हमने इंजेक्शन के अंदर ये मैग्नेट हिलाई, देखा जाए तो ये भी फर्स्ट तरीका ही है, ये भी तरीका फर्स्ट ही है। तो ये लास्ट वाला तरीका क्या है, इसको जरा समझना होगा। वो है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल चेंज करना। अब हम मैग्नेट को नहीं हिलाएंगे, हम कंडक्टर को भी हिलाएंगे नहीं, बस हम कंडक्टर की ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, जैसे कि एक पंखा घूमता है। और यही तरीका एक्चुअली में यूज होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विंड मिल घूमती है, बिजली बनती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहता हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है, बिजली बनाता है। तो आज वो वाला तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक कॉइल के ओरिएंटेशन को चेंज करके इंड्यूस बनाएंगे। और आप कह सकते हो हम साथ ही साथ एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसी जनरेटर, या अभी आप कह लो जनरेटर, यानी ऐसा जनरेटर जो बिजली बनाएगा। अब जब भी हम सोचते हैं बिजली बनाएगा तो हमेशा हमारे मन में आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक टरबाइन होगा, वो घूमेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पड़ा, या तो मैग्नेट को हिला रहे हैं, या तो कंडक्टर को हिला रहे हैं, या एरिया चेंज कर रहे हैं। बट यहां पे कह रहे हैं ओरिएंटेशन चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप प्लीज एक बार पिछला सारा एक बार पढ़ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जल्दी से। चलिए भाई, डन है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन कैसे चेंज करें। आओ जरा समझते हैं पहले इस टॉपिक को। इमेजिन करो कि जिस कमरे में अभी आप बैठे हो, लेट्स से इस कमरे की बात कर लेते हैं, यहां से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर जा रही है। मतलब यहां पे कहीं पे नॉर्थ पोल है, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे कहीं पे हमारे पास नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और यहां पे कहीं पे हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है। यानी आपके कमरे की एक दीवार को आप नॉर्थ पोल मान लो और एक दीवार को आप साउथ पोल मान लो, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे हमारे बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में कॉइल पड़ी हुई है। अब इस कॉइल की ऑब्वियस बात है एल और बी होगा, लेकिन कोई मोटाई नहीं। यहां तो किताब की मोटाई है, बट अभी मोटाई को इग्नोर करो। अब इमेजिन करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये बहुत सारे तीर हैं, बहुत सारे एरोज हैं जो यहां से निकल रहे हैं। तो बताओ कितने एरोज इस कॉइल को अभी चीरते हुए जा रहे होंगे? तो आंसर है 0, क्योंकि इसकी मोटाई तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे इस कॉइल को ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो क्या इसको तीर पार करेंगे? अगर ऐसे करूंगा तो कुछ तीर पार करने लग जाएंगे, बिकॉज अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया। ऐसे करूंगा तो और तीर पार करेंगे, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा, तो मैक्सिमम एरोज इसको चीरते हुए पार करते हुए जा रहे होंगे। अब मैं अगर ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तो तीर जो है वो कम पास होंगे। फिर ऐसे कर दूंगा तो 0, फिर ऐसे कर दूंगा तो मैक्सिमम, फिर 0। अब अगर मैं इसको बार बार घुमाता रहूं तो यानी कि जो तीर हैं वो ज्यादा कम हो रहे हैं। अब अगर आप इन्हीं तीरों को मैग्नेटिक फील्ड समझते हो, और अगर आप रास्ते में एक कॉइल रख देते हो जो क्लोज्ड है और उसे घुमाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा पार होगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर कम ज्यादा पार होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और हमें वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो निकालना है। तो यहां पे हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल का लेट से नाम है ए बी सी डी। ऑब्वियस सी बात है इस कॉइल के नीचे पूरा का पूरा सेटअप लगा होता है, जिसपे अभी हमारा मेन फोकस नहीं है। इसके नीचे पूरा सेटअप लगा रहता है ताकि ये तारे उलझे ना। यहाँ पे लगी रहती हैं स्लिप रिंग्स। 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी रहती हैं, और इसके अंदर से ये वायर डॉटेड, इसको छूती हुई नहीं जाती है, और नीचे एक और स्लिप रिंग लगी रहती है। ये हमारा फोकस नहीं है ना। यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे रहते हैं ताकि ये कॉइल अगर घूमे तो ये इसको टच करके रखें, ग्रेफाइट के बने होते हैं। और यहाँ से ये एक स्टोरेज डिवाइस लगी होती है
जो यहां से जो करंट अभी बनेगा उसको स्टोर कर लेंगे। बट अभी हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है, हम यहां पे ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज हो रही हैं। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, आओ जरा इसको समझते हैं। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर मैं डायरेक्शन के साथ बात करूं तो माइनस एन डी फाई बाय डी टी होगा। ठीक है जी। अब इस हिसाब से माइनस एन डी फाई की जगह मैं लिख देता हूं बी ए कॉस थीटा। और ये पहली बार हो रहा है अभी तक जब से हमने वन शॉट शुरू किया है कि हम ना तो बी चेंज कर रहे हैं ना ही ए, हम थीटा चेंज कर रहे हैं। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, एक ही किया खैर वो डिफरेंशिएशन वाला, उसमें हमारा बी टाइम के साथ वेरी कर रहा था। फिर हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला फैराडे लॉ से निकाला तो हमारा ए चेंज हो रहा था, लेकिन थीटा कांस्टेंट था। इस बार थीटा चेंज हो रहा है तो हम इसको बाहर लेके नहीं आ सकते। तो हमारे पास माइनस एन, यहां से बी और यहां से ए बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डी कॉस थीटा बाय डी टी। अब ऊपर थीटा है नीचे टी है, तो आप इसे ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या तो चेन रूल लगाओगे या फिर थीटा को टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो यहां पे मैं थीटा को टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। हम सब जानते हैं माइनस एन बी ए कि भैया जो थीटा होता है उसको मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूं, है ना भैया। तो मैंने यहाँ पे थीटा की जगह लिख दिया है ओमेगा टी और यहां पे आ गया मेरे पास डी टी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, माइनस एन बी ए। अब आपको सबको पता है कि भैया पहले क्या करेंगे, कॉस का करेंगे तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, अगले पेज पे कर देता हूं, यहां थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी। हाँ, तो यहां से हमारे पास जो ईएमएफ है उसमें माइनस बार था, एन बार था, बी था, ए था। अब कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया है, कॉस ओमेगा टी। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस एन बी ए कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी करते हैं, तो इसका करूंगा तो इनटू में ओमेगा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से हमारे पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला भी आया और मैं चाहूं तो ओमेगा टी को वापस से थीटा लिख सकता हूं, तो मेरे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब जरा गौर फरमाने वाली बात यह है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला भी आ गया। क्या आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। अब ये जो ईएमएफ हमारे पास आया है, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट करेगा? ये ईएमएफ जो करंट बना रहा है या जो हमें ऑब्टेन हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट होगा या डायरेक्ट? तो डिटेल में कभी अगर हम जाएं फुर्सत में, अभी तो ये वन शॉट है, तो ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं और यहीं पे अगर मैं स्लिप रिंग्स भी लगा दूं, अगेन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ऑल दो पेड बैच के अंदर हमने इसको पूरा समझाया हुआ है बेटा, वहां पे बहुत समय होता है, वहां पे अप्रैल से ऐसे भी आप यहाँ रिविजन करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वन शॉट है। बट यहां पे अगर मैं स्लिप रिंग्स के बजाय स्प्लिट रिंग्स लगा दूं, एक छोटा सा फर्क है, तो जो मुझे ऑब्टेन होता है यहां पे वो एसी के बजाय डीसी होता है। बट अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है वो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पे है। अब यहां पे हमें करंट ऑल्टरनेटिंग कैसे मिल रहा है, आओ जरा समझते हैं इस मैथ्स को। तो यहां मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यह ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना होगा और इसके लिए आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th वाली। तो यहां पे मैं एंगल बना रहा हूं, यहां मेरा एंगल होने वाला है पाई बाय 2, यहां मेरा एंगल है पाई, यहां एंगल है 3 पाई बाय 2 और यहां पे एंगल है 2 पाई। ठीक है जी। अब इस हिसाब से अगर मैं एंगल 0 पुट करता हूं तो एंगल, अच्छा यहां पे हम लोग ईएमएफ बना रहे हैं, ईएमएफ, और इतना पता होगा अगर ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग होगा, वेरी कर रहा होगा, तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा, है ना। चलो आओ, अगर आप मैथ्स लगाओ तो यहां पे थीटा, ऐसे वैल्यूज लिख भी देते हैं, चलो आओ, अगर थीटा
की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू π/2 है, अगर थीटा की वैल्यू पाई है, अगर थीटा की वैल्यू 3π/2 है, अगर थीटा की वैल्यू 2π है, ये दिख रहा है भाई बोर्ड में सबको? हाँ, इधर लिख दूं, ये ना हो भैया, यहां लिख दें 3π/2, और अगर थीटा की वैल्यू 2π है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी मैथ्स के हिसाब से? आओ जरा देखें। अगर थीटा 0 है तो ईएमएफ हो गया 0, अगर थीटा π/2 है तो साइन π/2 1 होता है, तो ईएमएफ हो जाएगा NBA ओमेगा। अगर ये हो गया पाई, तो पाई पे भी क्या होता है 0, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 0। अगर हो गया 3π/2, तो 3π/2 पे होता है -1, तो यहां पे -1 पुट करोगे तो -NBA ओमेगा आ जाएगा, और 2π पे अगेन साइन होता है 0, तो ईएमएफ हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज के यहां पे पुट कर लो, 0 पे 0 आ गया, π/2 पे वैल्यू आ गई, मान लो ये वैल्यू है NBA ओमेगा, है ना, ये वैल्यू है NBA ओमेगा, और ऐसे नीचे माइनस में भी NBA ओमेगा। तो जब 0 है तो 0 है, π/2 पे वैल्यू क्या है भैया NBA ओमेगा, पाई पे वापस से क्या है भैया 0 है, 3π/2 पे वैल्यू क्या आई है -NBA ओमेगा, और 2π पे वापस से क्या आई है 0, और क्योंकि फंक्शन साइन का है वो तो वैसे भी दिख रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ईएमएफ साइन का फंक्शन है, ईएमएफ साइन का फंक्शन है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो एज अ रिजल्ट यहां पे जो करंट है, यहां पे जो ईएमएफ है वो इस तरीके से वेरी करेगा। अब अगर ईएमएफ इस तरीके से वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी करेगा। अब इसी में ही अगर मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि करंट का फॉर्मूला होता है EMF/R, तो अगर आप यहीं पे डिवाइड बाय R कर दो तो यही ग्राफ हटा दूंगा मैं अभी, लेकिन यही ग्राफ करंट का भी हो जाएगा, समझो बात को। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने अभी डिवाइस पढ़ा, ये एक प्रकार से जो करंट बना रहा है वो कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट, इसलिए इसे एसी जनरेटर भी कहते हैं। और मेरा यकीन मानिए, पहली बात तो ये फॉर्मूला अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। मेरा यकीन मानिए, बहुत छोटे चेंज से ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट बन रहा है इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। अगेन अभी हमारा फोकस ये नहीं है, बट हाँ ये हमारा एसी जनरेटर है, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ सकता है। एक बड़ा सवाल भी बन सकता है भैया कि भैया पूरा का पूरा एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझा दो, तो आपको पूरा का पूरा पहले बताना होगा आपने कैसे बनाया है, टेकिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा हैविंग अ कॉइल, ABCD, स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आना है। इसके बाद आपको लिखना होगा कि लेट अस एज्यूम थीटा इज 0, फिर ये वैल्यू निकालो, थीटा इज ये वैल्यू निकालो, ये निकालो, ऐसे करके टेबल बनाओ। इसके बाद ये ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ बनने के बाद आपको शो करना है कि भैया जो हमारा करंट बन रहा है वो एक प्रकार से ऑल्टरनेटिंग करंट है। एग्जाम में हद से ज्यादा वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, या फिर 2 नंबर में ये भी आ सकता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करो जब हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ आए। अब जिस प्रकार से बोर्ड का फॉर्मेट हो गया, चांसेस कम है, पहले आता था, अब थोड़े से चांसेस बोर्ड के हिसाब से कम हो चुके हैं। डन है भाई, चलिए अब यहां से 2 अलग अलग टॉपिक शुरू होने वाले हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फिर उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, एंड उसके बाद हम लोग चैप्टर खत्म। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक टॉपिक था एडी करंट्स नाम का, है ना, तो इस साल हमारी NCERT ने या CBSE ने एडी करंट नाम का टॉपिक हटा दिया है, उसके एप्लीकेशन भी हटा दिए, तो अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चैप्टर बड़ा ही प्यारा, बट अगेन आप अगर बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो रुकें, जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े उनकी लिस्ट बनाए, फिर आगे चलें सेल्फ इंडक्शन पे। अब इंडक्शन क्या होता है ये तो हम समझ गए, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना करंट को, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार के इंडक्शन आने वाले हैं, और उन्हीं के फिर इंडक्टेंस भी आने वाले हैं। एक है म्यूचुअल और एक है सेल्फ। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है समझना होगा परिभाषा पढ़ने से पहले। अगर मेरे पास यहां पे एक कॉइल है मान लो, ठीक है,
और उस कॉइल के अंदर मान लेते हैं मैं एक वेरिएबल करंट पास कराता हूं, है ना, एक ऐसा करंट जो कि वेरिएबल है। मान लो अभी के लिए एक ऑल्टरनेटिंग करंट है या वेरिएबल करंट मैं पास कराता हूं। तो क्या ये जो करंट इसके अंदर से दौड़ रहा है वो इस कॉइल में फ्लक्स को चेंज करेगा? यस। और इसी कॉइल में अगर वेरिएबल करंट दौड़ा तो इसी कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो ये खुद एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बनाएगा, यानी अपने अंदर बदलाव आया और उसी का इफेक्ट आप ही में ही हुआ। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन वहीं पे कंपैरिजन के लिए मैं आपको अगर साथ में पढ़ाऊं म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें क्या होगा कि हमारे पास यहां पे कॉइल पड़ी हुई है और इस कॉइल में आपने एक वेरिएबल करंट पास कराया। अगेन वेरिएबल करंट का मतलब हमेशा एसी नहीं हो सकता है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे डीसी भी यानी डायरेक्ट करंट भी लगाया, बैटरी भी लगाई, लेकिन एक टैप स्विच लगा दिया जिसको आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो। लेकिन अगर आपने इसी के इंसुलेटेड है ना, ऑब्वियस सी बात है इंसुलेटेड है, इसी के ऊपर अगर आपने एक और कॉइल रख दी और यहां पे आपने गैल्वेनोमीटर रखा, तो यहां पे आपने क्या करा, पहली वाली कॉइल में वेरिएबल करंट पास कराया और दूसरे वाले में इंडक्शन किया। इसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक में बदलाव से दूसरा इंपैक्ट होता है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला हमारे अगले चैप्टर में एसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक ट्रांसफार्मर। बट अभी के लिए यह है म्यूचुअल इंडक्शन, जहां पे एक कॉइल में बदलाव लाए और दूसरे में इंपैक्ट आया कुछ, और यहां पे क्या, जिस कॉइल में आप बदलाव लाए उसी में इंपैक्ट आया, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, यानी उसी के अंदर से हमने पास कराया। ठीक है, अब यहां पे हम निकालने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है आप बताएं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कहेंगे। आप समझें क्या है भैया, क्या ये कहना सही कि जितना ज्यादा करंट पास हो रहा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स जो है वो बनेगा, यानी करंट और फ्लक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं और एक कांस्टेंट लगाता हूं, तो ये जो L हमने लगाया है ये बेसिकली कहलाया जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, यानी जितना ज्यादा करंट आप इसके अंदर से पास कराओगे उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहां पे हमने L लगाया, ये L ही है, ये L ही कहलाया जा रहा है। क्या, इसके दो नाम है, एक है सेल्फ इंडक्टेंस और एक नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बात देखिए भाई, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। इसकी एसआई यूनिट वगैरह क्या है सब बात करेंगे, लेकिन इस एल को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ये जो एल है ये कॉमन सेंस की बात है कि ये फाई और आई पे तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया हुआ है बहुत बार कि अगर कोई कांस्टेंट किसी इक्वेशन में लगता है तो उस इक्वेशन में बाकी चीजों को चेंज करके वो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, भले ही वो बहुत सारी और चीजों पे चेंज होता हो, लेकिन वो फाई और आई पे तो चेंज नहीं होगा। बट आगे बढ़ने से पहले हम यहां पे जानना चाहेंगे इसकी एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या है ना, इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या है। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाय I होता है, लेकिन रेजिस्टेंस V और I चेंज करने पे चेंज नहीं होता है, बट वो और भी तो फॉर्मूले हैं इसके, रो L बाय A, उन पे चेंज होता है। तो ऐसे यहां पे हम L के लिए भी काम करने वाले हैं। बट अभी के लिए हमारे पास जो L आया है इसका फॉर्मूला आ गया है फाई बाय I। उस हिसाब से अगर मैं इसकी SI यूनिट पूछूं तो फाई की हमारे पास है वेबर और I की है एम्पियर, तो क्या आ गई, वेबर पर एम्पियर। लेकिन इसकी एक और यूनिट भी है और वो है हेनरी, हेनरी कैपिटल H, अगेन नाम पे हेनरी। तो एक हेनरी कब बनेगा बताओ भैया, एक हेनरी कब बनेगा, तो 1 हेनरी
is self inductance of a coil in which 1 ampere of current produces flux of 1 Weber. Produces flux of 1 Weber. कितने वेबर का फ्लक्स बनाएगा? 1 वेबर का। अगर हम उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट पास कराएंगे तो उस हिसाब से हमें जो सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 1 हेनरी। और बड़ी कमाल की बात यह है कि अभी हम ये काम म्यूचुअल के लिए भी करने वाले हैं, उसके लिए भी सेम ही रहने वाला है, हेनरी भी। ठीक है ना, यूनिट सेम रहेगी। आओ अब इसका और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आ जाओ। यानी आप कह सकते हो यहां पे हम करने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आ जाओ। बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला। कॉइल लेते हैं यहां पे, जिसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ये कॉइल है जिसकी लंबाई हमारे पास L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेट्स से I अमाउंट ऑफ करंट अभी इस इंस्टेंट में जा रहा है। तो हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है BA cos थीटा। अगेन थीटा यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि इस लूप का एरिया इधर है और आपको पता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रही होती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये तो एक टर्न के लिए है ना। अब इसके अंदर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है और थीटा 0 है तो हमारे पास फाई का फॉर्मूला आ जाएगा NBA। ठीक है जी। अब क्योंकि एक सोलेनॉइड ही है तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट छोटा n। छोटा n अगर आपको याद हो तो छोटा n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहां से हमारे पास फाई का फॉर्मूला म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n I A आता है। अब क्योंकि एक कैपिटल N है एक स्मॉल n है तो मजा नहीं आ रहा, तो यहां पे हम लोग स्मॉल n को भी कैपिटल N बाय L लिख देंगे, स्मॉल n को भी क्या लिख देंगे? कैपिटल N बाय L लिख देंगे, और यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा? A बच जाएगा। अब यहां पे हम n और n को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है फाई का म्यू नॉट n स्क्वायर A I बाय L। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट n स्क्वायर A I बाय L। अब हम तो फॉर्मूला निकालने किसका जा रहे थे? सेल्फ इंडक्टेंस का। तो हमारे पास फाई का एक फॉर्मूला और है जो है Li, क्योंकि हमें निकालना तो L है। मैडम आप दिख रहे हो, वैसे आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। देखो बच्चों रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ, और मैडम दिवाली के पटाखे बच्चों के लिए लेने आ रही हैं। दिख जाओ, ऐसे पिंक कलर का टॉप पहनोगे तो दिखेगा यहाँ से कोई जा रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, चलता है, ऐसी बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बेटा। लेकिन हमारे पास ऐसे मैडम नीचे से छुप के आ रही थी। वैसे मैडम को इतना नहीं पता कि उनकी हाइट इतनी छोटी है कि वो बिना झुके आती तो भी नजर ना आती। बट बेटा हमारे पास अभी तो हमने यहाँ पे फाई का फॉर्मूला निकाला है, बट हमें फॉर्मूला किसका निकालना है? हमें तो फॉर्मूला निकालना है एल का। तो क्या मैं फाई की जगह यहाँ पे Li भी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फाई की जगह लिख रहा हूँ Li इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A I बाय L। I से I कैंसिल हो गया, हेंस मुबारक हो, L का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ये कहने को इसका फॉर्मूला L का फाई बाय I भी था, लेकिन ना तो ये फाई पे डिपेंड कर रहा था ना तो ये I पे, ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा है म्यू नॉट, यानी कि इसके अंदर या इसके आसपास मटेरियल कौन सा है? N यानी नंबर ऑफ टर्न्स, उसके भी स्क्वायर पे, A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L यानी कि इसके लेंथ के इनवर्सली है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। 1 हेनरी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी सेम काम होगा, बस एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। वो क्या हो? देखो पहली बात तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो प्रोसेस
ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कह लो, इसको दूसरी कॉइल कह लो, सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू फ्लो ऑफ वेरिएबल करंट इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल। यानी इस बार इसमें हमने एक वेरिएबल करंट पास कराया और दूसरे वाले में हम इंड्यूस्ड करंट पैदा कर रहे हैं या बन रहा है। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, अगेन पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होगा, बस फर्क यह है कि इस बार जो आई है वो इसमें दौड़ने वाला करंट है और फाई जो है वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, यह ध्यान रखना। तो यहां से फाई इज इक्वल टू एम आई हो गया। वहां पे हमने इसको नाम एल दिया था, यहां पे हम इसको नाम एम दे रहे हैं। तो यहां पे जो एम है इसका नाम है, दो नाम है अगेन उसकी तरह ही दो नाम है इसके भी, एक है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इसका एक और नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका एक और नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना भाई, इसका ये भी नाम है। अब अगेन हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बिल्कुल सेम काम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, चाहे यहां कर लो चाहे यहां, सेम काम है, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आ जाओ भाई, क्या ये कहना ठीक है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, अगेन फॉर N2 टर्न्स। अब यहां पे N2 टर्न्स मैं किसके लिए ले रहा हूं? सेकेंड कॉइल, बिकॉज जो फ्लक्स बन रहा है वो सेकेंड कॉइल का है, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो उसी के आएंगे। तो यहां से जो फाई आ जाएगा यह आ जाएगा N2 बी ए, अब अगेन कॉस थीटा तो सेम है, 0 है। अब यहां पे अगेन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा कौन कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल या प्राइमरी कॉइल, यानी सेकेंड कॉइल या फर्स्ट कॉइल? तो आंसर है फर्स्ट कॉइल। तो यहां पे जो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट एन छोटा एन 1 आएगा। यहां पे N2 टर्न्स है क्योंकि हमें जो फ्लक्स किसके अक्रॉस बन रहा है वो तो सेकेंड कॉइल है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है जो फ्लक्स बना रही है वो तो प्राइमरी कॉइल ने पैदा की है ना, तो यहां पे N1 आ जाएगा, साथ में A और साथ में म्यू नॉट एन आए, साथ में A तो चल ही रहा है। अच्छा भाई, अब यहां से अगेन हमें यहां पे एक n छोटा एक n बड़ा है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट N1 की जगह कैपिटल N1 बाय L और यहां पे N2 आए A लिख सकते हैं। अब अगेन पाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, MI है, और यहां पे आ चुका है मेरे पास म्यू नॉट N1 N2 A बाय L इंटू में I आ चुका है यहां पे। अब I से I कैंसिल हो गया तो भाई मुबारक हो, म्यूचुअल इंडक्शन आ जाता है म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। अब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस आया, तो एक छोटा सा डिफरेंस आया है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और वो ये है कि वहां पे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल था, यहां पे म्यू नॉट N1 N2 A बाय एल है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग हैं। अब आप हिसाब किताब लगाओ, अगर दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम हो जाए, मान लो ये ट्रांसफॉर्मर में आपको और बेहतर समझ में आएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन हम कर क्यों रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स अलग ही होने चाहिए, बिकॉज अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम हुए तो म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली सेल्फ इंडक्शन ही बन जाएगा, क्योंकि N1 N2 अगर बराबर हो गए तो यहां पे n स्क्वायर A बाय L आ जाएगा, तो कोई रेलिवेंसी रहनी जाएगी जो हम करने जा रहे हैं, वो आप AC में समझोगे कि क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास फॉर्मूला आया है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का, और ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूला आया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। इसके ऊपर एक सवाल है, अगेन शिवदास से सवाल है, मैंने आपको बता दिया है सारे सवाल जो हम आज कर रहे हैं या इस साल जहां से भी हम सवाल करेंगे वो हम शिवदास से करेंगे, और आप भी बेहतर सवालों के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा। हाँ, हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल चेंज। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि M
कैसे चेंज होगा? पहला, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज। अब आप सोच रहे होगे कि इस पूरे फॉर्मूले में डिस्टेंस तो कहीं पे आ नहीं रहा है, बट ये फॉर्मूला कब आया है? ये मान के जब दोनों कॉइल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। अगर क्वेश्चन में बोला गया है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2013 में, कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ये दोनों कॉइल एक दूसरे से दूर जाएंगी। अगर ये दोनों कॉइल एक दूसरे से दूर गई तो जो नीचे वाली कॉइल फ्लक्स बना रही है वो सारा का सारा फ्लक्स ऊपर वाली कॉइल पे पार नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। बहुत सारा फ्लक्स लीक हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपने यहां पे पूरी की पूरी म्यू नॉट एन आई ली है वो सारी उधर लिंक नहीं हो पाएगी, और एज अ रिजल्ट ये जो m है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। ऑल्दो फॉर्मूले में ये कहीं नहीं आ रहा है, बट हमने फॉर्मूला डिराइव क्या करके माना है कि भैया दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों का एक्सेस कॉमन है, बट जरूरी नहीं है ना हो। तो अगर बढ़ जाए तो ये कम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहां पे अगेन आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होगा। हम लोग निकालने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और साथ ही साथ निकालने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हमने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पे भी काम करने वाले हैं। डन है? इसका आंसर लिख लो बेटा सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे हमारे पास आता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है ऐसे इंडक्टर भी करता है, बस फर्क ये है कि कैपेसिटर ने, याद होगा, एनर्जी स्टोर की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, है ना। कैसे इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, आओ देखो। क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि ईएमएफ जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है अभी के लिए, अगेन डी फाई बाई डी टी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, माइनस तो आता ही है। तो यहां से हमने आज फॉर्मूला पढ़ा है कि फाई की जगह मैं लिख सकता हूं एल आई बाय डी टी। यहां से कौन कांस्टेंट है भैया? एल कांस्टेंट है, तो एल बाहर आ गया, अंदर बच गया डी आई बाय डी टी। अब क्योंकि मुझे यहां पे निकालना है कितनी एनर्जी इसने स्टोर की, तो क्या मैं यहां पे दोनों साइड पे अगर इसको आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय आई बोथ साइड, तो यहां पे मेरे पास ईएमएफ इनटू में आई आ जाएगा, और यहां पे एल आई डी आई बाय डी टी आ जाएगा। सही जा रहे हैं अभी तक? अब ईएमएफ इनटू में करंट क्या होता है? पावर होता है, पावर होता है। तो यहां पे एल आई डी आई आ जाएगा। सही जा रहे हैं? अब इस हिसाब से पावर का फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू बाय डी टी होता है। सही है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। dt से dt कैंसिल हो गया, तो छोटा सा वर्क डन मेरे पास आ जाता है एल आई डी आई, ये छोटा सा वर्क डन आता है। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आ जाएगा। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आ जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एल आई डी आई का इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा w, यानी टोटल वर्क डन, और l यहां से बाहर आ जाएगा i, क्योंकि i का इंटीग्रेशन करना, तो पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो जो भी आप वर्क करोगे ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर आया है। अब इस फॉर्मूले को देख के पहली बात तो हाफ सीवी स्क्वायर की फीलिंग आती है, और दूसरी बात ये फॉर्मूला देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड निकाला है। आप सबको पता है कैपेसिटर में भी ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में समझ में आया था, तो यहां पे भी हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करना रहेगा।
तो एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे पास अगर एक इंडक्टर है, तो उस इंडक्टर की जो लंबाई है लेट से एल है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, पिछले बार जैसा। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिलेंडर बन गया एक प्रकार से, तो वॉल्यूम हो जाएगी ए इंटू में एल। ठीक है, अब यहां पे हाफ एल की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और यहां पे मेरे पास साथ में आई स्क्वायर और अपॉन में है ए एल, और नीचे भी हमारे पास एल तो रहता ही है। तो यहां पे आ गया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो चुका है, यहां पे आ चुका है आई स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखनी है, क्या मैं एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को एन बाय एल का होल स्क्वायर लिख दूं, एन बाय एल क्या होता है, छोटा एन, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर आ गया। अब यहां पे अगर मुझे इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, पर यहां पे म्यू नॉट का तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन एन का स्क्वायर है, आई का स्क्वायर है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक चालाकी कर रहे हैं। चालाकी क्या है कि हम इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और म्यू नॉट से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। अब इसको मैं म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं, और यहां पे मेरे पास आ गया म्यू नॉट। अब म्यू नॉट एन आई को तो आप पहचानते ही हो भैया, तो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, यानी कि हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। और इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो रहा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्योरली मैग्नेटिक, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक आया था, सेम फॉर्मूला वहां पे याद है, फॉर्मूला क्या आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहां पे आ गया हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, सिंपल सा फॉर्मूला। और ये इस चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला भी है, आखिरी टॉपिक भी है। अब इस चैप्टर में सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे लिख लो, और अगले सेशन पे मैं आपको वन शॉट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको, कि हमारे काफी 3-4 चैप्टर हो गए, उन चैप्टर्स के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठे करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि हमने कितने छोटे से वन शॉट में पूरे चैप्टर की हर एक डेरिवेशन को इन डिटेल पढ़ा है, और थ्योरी का हर एक टॉपिक भी पढ़ा है। और अगले लेक्चर में हम पिछले 3 चैप्टर यानी EMI, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वो सेशन भी जरूर देखिएगा, अगले हफ्ते तक आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।